हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रदीप गौड़ और आप देख रहे हैं प्रदीप्स बायोलॉजी। दोस्तों, अगर आप नीट 2025 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और एग्जाम देना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि नीट 2025 के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जिससे कि आप नीट 2025 का एग्जाम दे सकें। जैसे कि एज मिनिमम क्या होनी चाहिए, कितने अटेम्प्ट आप दे सकते हैं, आपके 12th में कितने परसेंटेज होनी चाहिए अगर आप ईडब्ल्यूएस, जनरल या फिर ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। साथ ही साथ आपको कितने सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, डिफिकल्टी लेवल क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, हर एक जानकारी मैं आपको दूंगा। बस आपको क्या करना है, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि आपको नीट की हर एक छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन मिलती रहे कंटिन्यूसली। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने बोला कि यहां पर हम हर एक टॉपिक पर बात करेंगे। चलिए, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से आते हैं टॉपिक पर। बच्चों, सबसे पहली बात यह है कि क्लास 12th में आप अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उस केस में जनरल कैटेगरी यानी ईडब्ल्यूएस भी उसमें आ जाएगा, तो आपके एटलीस्ट 50% होने चाहिए एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब क्या हुआ कि थियोरी प्लस, याद रखना, आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में थियोरी प्लस प्रैक्टिकल मिलाकर के ये 50% होने चाहिए। अगर 50% है तो आप एलिजिबल हैं नीट 2025 का एग्जाम देने के लिए। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी मतलब क्या सर, ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उस केस में आपके पास मिनिमम 40% होना चाहिए क्लास 12th में, थियोरी प्लस प्रैक्टिकल मिला करके। किसका? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का। क्लियर है? अच्छा, वही बात करें सब्जेक्ट क्या क्या होना चाहिए एटलीस्ट आपका 12th में, तो याद रखिएगा आपके पास होना चाहिए सर फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए और बायोलॉजी होना चाहिए क्लास 12th में। इसके साथ इंग्लिश भी होना चाहिए, कंपलसरी है। अगर जिसके पास इंग्लिश नहीं है तो ओपन कॉलेज से कर लो किसी से, ठीक है, आप एलिजिबल हो जाएंगे। या फिर बायोलॉजी के इक्विवेलेंट कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट होना चाहिए, जैसे बायोटेक्नोलॉजी वगैरह हो गया, ये भी होगा तो भी आप एलिजिबल माने जाएंगे। वहीं एज की बात करें हम सर, एज एटलीस्ट कितनी होनी चाहिए, तो मिनिमम 17 ईयर के आप होने चाहिए। 17 ईयर के होने चाहिए। 17 ईयर से मतलब क्या है सर? मतलब इसका यह है कि आपका जो बर्थ है वो 2008 के पहले का होना चाहिए। यानी 2008 के पहले का मतलब क्या, 2007 का हो या फिर 2006 का हो या फिर 2005 का हो या फिर 2008 तक। यानी 2008 तक अगर आपकी बर्थ ऑफ डेट है किसी भी मंथ की, दिसंबर तक, तो आप एलिजिबल हैं नीट का एग्जाम देने के लिए। लेकिन अगर 2008 के बाद की बर्थ है आपकी, सपोज करिए आप 1 जनवरी 2009 आपकी बर्थ ऑफ डेट है, तो आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे नीट 2025 का एग्जाम देने के लिए। जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो कितना है, 17 ईयर। इस चीज को याद रखिएगा। क्लियर है? वही सिलेबस की बात करें सर, तो सिलेबस जो एग्जाम में आता है वो आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ये कहां से आएगा आपको पता होना चाहिए। सीबीएसई की बुक होती हैं, सीबीएसई की बुक होती हैं 11th और 12th, ठीक है बच्चों। 11th और जो 12th होता है सीबीएसई की बुक का, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का, इन तीनों सब्जेक्ट का से कंबाइनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं मिला करके। टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे टोटल 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आउट ऑफ 200 क्वेश्चन में आपको 180 क्वेश्चन का आंसर देना पड़ता है, ठीक है। पैटर्न सिलेबस कैसा होगा उसके पर भी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे होंगे सारी चीजें, ठीक है। अच्छा, फिर हम बात करते हैं कट ऑफ। कट ऑफ कितनी जा सकती है? देखिए सर, अभी नीट 2024 का जो काउंसलिंग स्टार्ट हुई है, जब ये अक्टूबर तक खत्म हो जाएगी काउंसलिंग, उसके बाद ही हम बता पाएंगे। बट जनरली आप समझिए कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप जनरल कैटेगरी के लिए बता देता हूं, और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, उसके बाद एससी एसटी उसके नीचे ही आते हैं, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 630 या इसके प्लस स्कोर करते हैं तो आपको स्टेट कोटा में कोई ना कोई एमबीबीएस कॉलेज मिल जाएगा। याद रखिए, स्टेट कोटा, ऑल इंडिया कोटा की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है। अब अभी आपको शायद ना समझ में आए, बट आगे समझ में आ जाएगा। मतलब आपकी स्टेट में अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं तो वहां पर आपको कोई कॉलेज मिल जाएगा। अगर आप यूपी, एमपी या फिर किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो वहां पर आपको कोई एमबीबीएस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, अगर आप जनरल कैटेगरी से, ठीक। वहीं अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आप समझ लीजिए कि 627 प्लस या इतना आपके पास होना चाहिए। अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपको एटलीस्ट, मैं आपको बता रहा हूं, आपके पास 500, अगर आप 50 स्कोर करते हैं तो आप, ठीक है, सॉरी ईडब्ल्यूएस की बात हो रही है सर, तो 625 है ना, इतना स्कोर करते हैं तो आप सेफ खुद को मान सकते हैं। वहीं एससी एसटी की बात करें तो उसकी अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, आपको पता होना चाहिए उसके बारे में, ठीक है। अच्छा, डिफिकल्टी लेवल की बात करें, डिफिकल्टी लेवल कितना होता है, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, होता तो है सर सीबीएसई के ही 11th और 12th के क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट किया जाता है। अब लेवल ऑफ क्वेश्चन अगर देखना चाहते हैं तो वो हर स्टूडेंट के लिए थोड़ा अलग अलग हो सकता है, जैसे डिपेंड करता है कि आपको कितना पता है उसके बारे में। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि आप
PYQ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देख लीजिए, नीट के एक बार 2024 के क्वेश्चन डाउनलोड कर लीजिए एक बार, है ना, ऑनलाइन आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम पे, यहाँ वहाँ हर जगह पे। तो उसको सॉल्व करिए, आप देखिए कि आउट ऑफ 200 कितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाते हैं, उससे आपको डिफिकल्टी लेवल का पता चल जाएगा। बाकी फाइनल जो सिलेबस है, क्या क्या टॉपिक हैं, क्या क्या नहीं है, अगर आप इस टाइम पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी को बस ध्यान में रखिए, एनसीईआरटी का जो 2024 का सिलेबस है उसको पढ़िए, ठीक है। बाकी जो एड ऑन है वो सारी चीजें आपको बता दी जाएंगी, क्लियर है। बाकी अदर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो भी मेंशन करिए, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।